बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात शहर में जराइम की सूरत हाल की, जो कि कंट्रोल से बाहर नजर आ रही है। शहर में कत्लो गारत, पुलिस कंट्रोल से बाहर हो गए। रवां साल के 11 माह में डकैती, मजामत और दीगर वाकयात में 445 अफराद कत्ल किए गए। शहर में कोई एक ऐसा दिन न गुजरा जिस दिन कोई शख्स कत्ल ना हुआ हो। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? लाहौर में कत्लो गारत और गुंडागर्दी का सिलसिला जो है वो रवां साल अरूज पे रहा, और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि 445 अफराद गुंडागर्दी, ख़ानदानी दुश्मनियों या डकैती मज़ामत के दौरान कत्ल हुए। अगर डकैती मज़ामत की बात की जाए तो 23 अफराद ऐसे हैं जिनको डाकुओं ने मज़ामत पे फायरिंग करके कत्ल किया, जबकि 123 केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी तक पुलिस जो है ना तो मुल्ज़मान का जो है वो तयन कर पाई और ना ही उन केसेस को ट्रेस किया जा सका। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 455 जो अफराद कत्ल हुए उसमें से सिर्फ 122 अफराद के जो मुल्ज़मान हैं वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए, और बाकी केसेस जो हैं वो अंडर जो ट्रायल जो है वो चल रहे हैं, अदालतों में मौजूद है। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे मकबरा जहांगीर के करीब रबर फैक्ट्री में आतज़दगी का मामला। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के अमले ने 3 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री में मौजूद मुलाजिमीन को बर वक्त बाहर निकाल लिया गया, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। शाहदरा मकबरा जहांगीर के करीब रबड़ की फैक्ट्री में आतज़दगी का ये वाक़या पेश आया। फाहद भट्टी से मजीद जानेंगे। फाहद, कब और कैसे ये वाक़या पेश आया, कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, शाहदरा टाउन का ये इलाका है पठान कॉलोनी, जहां पर ये वाकया पेश आया, और आग लगने की वजह रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से यही बताई जा रही है कि यहाँ पर वेल्डिंग सिलेंडर जो है उसकी वजह से आग फैली। और ये चमड़े रबड़ की फैक्ट्री है, ये लेदर यहाँ पर बनाया जाता है, रबड़ की फैक्ट्री जिसमें ये आग लगी। और 3 घंटे की मुशक्क़त के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने, फायर ब्रिगेड के अमले ने और पुलिस एहलकारों ने साथ मिलकर 3 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया है। और यहाँ पर अभी तक कूलिंग का अमल जो है वो जारी है, मगर रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि आग काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी 9 से 10 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचाई गई। जो और तमाम लोगों ने, जो यहाँ के मकीन थे, उन्होंने भी रेस्क्यू एहलकारों की, फायर ब्रिगेड के अमले की मदद की आग को बुझाने में। ये जो आग का, जो यहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी उसकी वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में मौजूद जो सैकड़ों सामान था, जो यहाँ पर रबड़ मौजूद थी, जो मोटी शीट्स बनाई जाती थी, करोड़ों मालियत के ये जो सामान है वो जलकर राख हो चुका है। और उसके करीब जो घर थे उनको भी कुछ नुकसान पहुँचा है। रेस्क्यू का ये कहना है कि लेकिन बर वक्त उन आग पर काबू पाने की वजह से जो करीब के घर हैं उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा, और जो मुलाजमीन थे फैक्ट्री के अंदर उनको भी बर वक्त जो दूसरे फैक्ट्री है और जो वहाँ पर मौजूद घर है वहाँ से बाहर निकाल लिया गया था। जी फाहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मकबरा जहांगीर के करीब रबड़ की फैक्ट्री में आतज़दगी का वाक़या पेश आया। 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अंदरून भाटी चंदरकटा रोड के रिहायशी गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता 6 माह से गैस से महरूम है इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकायत की जा रही हैं। उनका कहना है कि मुतादिद शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। बिल्कुल, अंदरून भाटी चंदरकटा गेट के रिहायशी जो हैं ये सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि 6 माह से जो है वो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ पर करीबी इलाकों में गैस आ रही है, मगर इनकी गली में जो है वो गैस नहीं आ रही, जिसके बायस इनको शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से 12 दफ़ा जो है वो कंप्लेंट्स भी रजिस्टर करवाई, मगर किसी किस्म का कोई सद्देबाब जो है वो अब तक नहीं निकल सका। मजीद यहाँ पर रिहायशी ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं आपको क्या मुश्किलात का सामना और कब से गैस नहीं आ रही और रोज़मर्रा के मामला जो हैं वो कैसे देखते हैं। 6 माह से गैस नहीं आ रही, बाज़ार से खाना लेके आ रहे हैं और रोटियां भी घर नहीं पकाई जा रही। और हस्बैंड जो है वो ड्यूटी पे जाने वक्त बोलते हैं कि क्यों नहीं खाना दिया जा रहा, कैसे दिया जाए जबकि गैस नहीं आ रही। सिलेंडर भरवाते हैं और उस पर ही खाना बनाते हैं रात तक। अच्छा, सिलेंडर का भी मुझे बताइएगा। सिलेंडर की कीमत जो सी 113 रुपये है, लेकिन बेची 180 पे जा रही है। कितने में भरवा रहे हैं सिलेंडर? 180 रुपए किलो जो है ना वो भरवा रहे हैं। कई जगहों पे तो मिल ही नहीं रही सिलेंडर के लिए। पर मजीद हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं। आप बताइए, बच्चे छोटे छोटे हैं, गैस जो सी बाहर से लानी पड़ती है, क्या मुश्किलात हैं? बड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और अगर ये ऐसी तब्दीली है तो हमें ये तब्दीली नहीं चाहिए। 180 रुपये की गैस भरवाई है और फिर भी ना उससे तसल्ली नहीं हो रही।
खाना भी नहीं पकता। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना है कि इनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है गैस की बंदिश के बायस, और इनका ये कहना है कि जो ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए जिसमें गैस 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। हालांकि इसका रेट जो है वो ओगरा से नोटिफाइड 113 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर किया गया, मगर इसके बावजूद महंगी गैस दी जा रही है, लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे ये गरीब शहरी जो है वो परेशानी में मुब्तला है। और इनका ये हुकूमत से मुतालबा है कि इनके इलाके में जो गैस रुकी हुई है उसको फौरी तौर पर बहाल करवाया जाए, इनके पाइपलाइंस जो हैं वो चेक करवाए जाएं। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो लकड़ियाँ जलाकर भी जो है वो आग जलाने पर मजबूर हैं और रोटियाँ पकाने पर मजबूर हैं, और जो गरीब बाजार से जाके गैस भी जो है वो भरवाते हैं। ठीक है उस्मान, आपका बुलेटिन में खुश आमदीद। ई चालानिंग को मौसर बनाने के लिए सेफ सिटी ने ट्रैफिक सिग्नल्स पोल के साथ लाइटिंग स्ट्रिप नस्ब कर दी हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, बताइएगा क्या फ़ायदा होगा इस लाइटिंग स्ट्रिप का? जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से 23 सितंबर को शहर में ई चलानी का अमल शुरू किया गया और 90 मुकामात पर सिग्नल की वायलेशन पर इब्तदाई तौर पर ई चलान जो है वो शुरू किए गए थे, जिसके बाद इसमें रोज़ बरोज़ बेहतरी आती जा रही है। और इसमें बहुत सारी ऐसी शिकायत मौसूल हो रही थी कि ड्राइवर हजरात का कहना था कि जब वो सड़क क्रॉस करते हैं तो उनके आगे बड़ी गाड़ी होती है और उनको सिग्नल नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से उनका ई चलान हो गया है, तो उनको माफ़ी दी जाए। इस पर सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से इब्तदाई तौर पर माल रोड पर जो सिग्नल का पूरा पुल है उस पर स्ट्रिप्स लगा दी गई हैं ताकि दूर से ही उनको जो है वो सिग्नल नज़र आ जाए। इसी हवाले से हम बात करेंगे ऑपरेशन कमांडर सेफ सिटी अथॉरिटी मंसूर हसन से, उनसे पूछेंगे कि बाकी शहर में कब तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा और इसका क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया है कि एक तो इसकी एक रीज़न ये थी कि ई चलानिंग के दौरान हमें मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई थी कि जिसके अंदर ये कहा गया कि कोई ऑब्जेक्ट सामने था जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक लाइट सही तरीके तरह नज़र नहीं आई और ये हमें वायलेशन करनी पड़ी है। दूसरी एक रीज़न ये है कि जितनी भी ट्रैफिक इंटरसेक्शंस हैं, रोड इंटरसेक्शंस हैं, वहाँ पर मेन क्रैशेस की एक वजह ये भी होती है कि पुअर विजिबिलिटी ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स। जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स या डिवाइसेस वहाँ पर लगी होती हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से ड्राइवर को नज़र नहीं आ रही तो इसका एहतमाल होता है कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई क्रैश हो जाए या किसी किस्म की कोई ट्रैफिक वायलेशन उनसे सरजद हो जाए। तो अभी टेस्टिंग फेज़ के अंदर जो केनाल माल इंटरसेक्शन है, यहाँ पर हमने लाइट्स, रोप लाइट्स जो सी हैं वो लगाई हैं, स्ट्रिप्स लगाई हैं वहाँ पर, जो आपको काफ़ी कई मीटर दूर से आपको नज़र आ जाएगी ड्राइवर को। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो इंतहाई कम हो जाएगी कि किसी किस्म का कोई वायलेशन हो या कोई क्रैश हो उसका। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमें मंसूर हसन बता रहे थे कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि शहरियों को अवेयर किया जाए और शहरी दूर से ही देख सकें कि पुल पे लाइट ग्रीन है या रेड है और उनका ये बहाना भी ख़त्म हो जाए कि उनके आगे बड़ी गाड़ी थी और उनको नज़र नहीं आया। तो इब्तदाई तौर पर माल रोड पर ये लगाई गई हैं, इसके बाद पूरे शहर में तमाम पर ये स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी ताकि। जी ठीक है अली साही, आपका शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के क्लर्क्स के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात इस्तेमाल करने के इंकशाफात हुए हैं। ये क्या मामला है, राव दिलशाद से जानेंगे। राव बताइएगा। बिल्कुल जी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नायब कासिद, ड्राफ्ट्समैन और दीगर लो स्टाफ यानी जूनियर क्लर्क्स के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात इस्तेमाल करने का इंकशाफ सामने आया है। आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जब 10 इंस्पेक्टर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इस नोटिफिकेशन में इंकशाफ हुआ है कि नायब कासिद, जूनियर क्लर्क्स और इसके साथ साथ ड्राफ्ट्समैन जो हैं वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। आपको ये बताएं कि जो बिल्डिंग 9 जोन्स में 10 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया। इनमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान शहबाज को नश्तर जोन में, जबकि मोहम्मद इरफान को समनाबाद जोन में तैनात किया गया। आपको ये बताएं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर अली शाहिद को अल्लामा इकबाल टाउन जोन, तारिक सईद को इसी तरह से अजीज़ भट्टी जोन, जबकि तुराब मलिक को राविज जोन, इसी तरह से दानिश रफ़ीक को गुलबर्ग जोन और अरसलान जमील को शालामार जोन, जबकि मोहम्मद इमरान को शालामार जोन में ही तैनात किया गया। आपको ये बताएं कि नॉन क्वालिफाइड बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स जो कि नायब कासद, जूनियर क्लर्क्स और ड्राफ्ट्समैन थे, उनमें अरशद हुसैन ड्राफ्ट्समैन था, इफ्तिखार अहमद जो है वो असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, जबकि मलिक अमीन सब इंजीनियर और तारिक महमूद जूनियर क्लर्क, इसी तरह से मलिक रफ़ीक ड्राफ्टमैन था जो कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। इनको वापस महकमाना रिपोर्ट करने का हुक्म सादर फरमा दिया गया है। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रहमत मार्केट अनारकली के ताजिरान का मसाइल के हवाले से इजलास हुआ है। सदर हाजी नईम खान ने इस इजलास की सदारत की है। ताजिर रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक हुई है। ताजिरान का कहना था कि माजी की हुकूमतें शहर के तारीखी बाजार अनारकली के लिए कुछ नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अनारकली बाजार के लिए पार्किंग प्लाजा तामीर करे। ताजिर मसाइल से आजिज आ चुके हैं। जी हाँ, ताजिरों की जानिब से अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा ताजिरों की जानिब से किन शिकायत का, किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया? रहमत मार्केट और मुल्हिका मार्केटों के ताजर बरादरी का इजलास सदर हाजी नईम खान की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ। इस इजलास में ताजर रहनुमा और ताजर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई है। ताजर बरादरी ने ये मुतालबा किया है कि शहर का सबसे तारीखी बाज़ार यानी अनारकली, इसके लिए पार्किंग प्लाजा फौरी तौर पर तामीर किया जाए, क्योंकि पार्किंग प्लाजा के बगैर ताजर बरादरी, यहाँ पे आने वाले गाहक और गैर मुल्की सियाह जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। हाई साहब, फरमाइएगा इजलास में क्या फ़ैसले किए गए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो भी हमारी मुसीबतें होती हैं या हमारे मसाइल होते हैं वो आने वालों तक पहुँचाते हैं। आज भी आप आए, आपका शुक्रिया। हमारा जो मुतालबा है सबसे पहले वो हमारी पार्किंग का है। पार्किंग का मसला हमारा इतना को संगीन हो चुका है कि अनारकली में आप पैदल नहीं गुजर सकते। एक वक्त था कि पूरे पंजाब से रिटेल का जो गाहक था वो अनारकली का रुख करता था। अब यहाँ पर अनारकली में ये सूरत हाल है कि जितने ब्रांड थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। इसलिए निकल चुके हैं कि यहाँ पर हमारे जो कस्टमर का फॉलो वो कम हो गया है। वो कम हुआ है पार्किंग की वजह से। पार्किंग ना होने के बराबर है, लोग पैदल नहीं गुजर सकते। पहले भी 10 साल हम PML की गवर्नमेंट थी तो हमने 10 साल मुतालबे करते रहे हैं और वो भी हमें लॉलीपॉप ही देते रहे हैं कि जी बन रहा है, आ जा रहा है, ये हो रहा है, बजट हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग चाहते हैं कि हमने इकदाम होने चाहिए? जी बिल्कुल, हमने तो आप जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया 4-5 पार्किंग प्लाजा को, सबसे पहले प्लाजा जो अनारकली को उसकी जरूरत है। अनारकली कितना अर्सा हो गया ये कारोबार करते हैं यहाँ पे? तकरीबन कोई 40 साल हो गए अनारकली में। तो पार्किंग का बड़ा इशू सीवियर है। पार्किंग का मसला अनारकली बाजार में, हालांकि बड़े बड़े बाजार है लेकिन अनारकली जैसा कोई बाजार नहीं है। सबसे बेहतर लाहौर का अनारकली बाजार है, लेकिन पार्किंग यहाँ पे होनी चाहिए, सबसे बड़ा पार्किंग। बिल्कुल जी, लाहौर की पहचान है। आपको सर कितना अर्सा हो गया बिजनेस करते हुए? तकरीबन को 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। 50 साल में ये सबसे बड़ा मसला बन के सामने आया है। हाँ, सबसे बड़ा यही पार्किंग जो है, ये हमारे अनारकली के अंदर प्रॉब्लम बहुत है। जी बिल्कुल, एक बुजुर्ग ताजिर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपको कितना अरसा हो गया बिजनेस करते? 30 साल हो गया तकरीबन अनारकली में, और यही सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। ये प्लाजा बन रहा है, कभी गौर है ये सुगोल में बन रहा है, कभी आगे बन रहा है, कोई मसला नहीं बना। कभी नीले गाँव में बन रहा है, 10 मंजिला पर बन रहा है, कोई अभी तक हुआ नहीं। कभी हर हुकूमत आती है, लेबर पार्टी की आई है, नवाज शरीफ की आई है, कुछ होना नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। ताजर रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे ऐसे ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग ताजर रहनुमा, जिनको 50 साल, किसी को 30 साल यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। और टैक्स मामले पर सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने 100 रुपए फी दुकान टैक्स वसूली का ऐलान भी कर दिया है। आपको बताते चलें कि शहर से कूड़ा करकट उठाने का मामला और उस पर टैक्स का मामला, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने 100 रुपया फी दुकान टैक्स वसूली का ऐलान कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कूड़ा इकट्ठा करने की मद में पंजाब भर की कमर्शियल मार्केट से 100 रुपए फी दुकान वसूल करेगी। वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में कौमी हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर साबिक ओलंपियन सीखपा हो गए। साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन कहते हैं टीम ने मेगा इवेंट में तवक्कुआत के मुताबिक खेल पेश नहीं किया। हाफिज शहबाज से इसी बारे में जानेंगे। हाफिज शहबाज, बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम के लॉन में, और पूरी हॉकी फ्रेटर्निटी जो है इस वक्त शौक की सजा है उस पर। जिस तरह पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, तारीख में ये पहला मौका है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम बगैर कोई मैच जीते वतन वापस आ रही होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, साबिक कोच हैं, और जो पाकिस्तान में सेंटर हाफ गुजरे हैं उनमें से एक बड़ा नाम ओलंपियन मोहम्मद सकलैन। उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हुई हैं पाकिस्तान की शिकस्त की, और क्या कभी पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो सकती है, और क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा से खड़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सकलैन, बहुत शुक्रिया आपका। सकलैन, आप खुद हॉकी खेले भी और इस टीम के साथ भी रहे, बगैर किसी भी इल्ज़ाम तराशी के सिर्फ ये बताइए कि क्या हुआ, कौन सी चीज़ का ज़िम्मेदार है ये शिकस्त, और क्या कभी पाकिस्तान हॉकी खड़ी हो सकती है दोबारा, और क्या समझते हैं सारी डिज़ास्टर?
ٹو بی آنیسٹ اگر آپ دیکھیں گے پاکستان ایکس ٹورنامنٹ میں جو ہے اگینسٹ جرمنی جو اسٹارٹ لیا تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا پرفارم کرے گا، مگر انفارچونیٹلی جو ہے وہ کہہ لیں کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے، جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ایک جو نظر آنا چاہیے کہ ایک حکمت عملی نظر آنی چاہیے، وہ بالکل بھی نظر نہیں آئی۔ ہمارا پلنٹی کارنر کا شعبہ ٹوٹل ناکام رہا ہے، اس میں ایک بھی گول نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری فاول لائن نے کوئی گول نہیں کیا، 12 گول جو ہے وہ پاکستان کو ہوئے ہیں اس ٹورنامنٹ میں اور صرف 2 گول کیے ہیں، تو یہ ہمارا سٹائل نہیں ہے۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ ایک اپنے ایشیائی سٹائل پہ اصل جو ہے وہ اٹیکنگ ہاکی پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سکل ہے، فزیکل فٹنس کی پرابلم تو ہے مگر سکل ہے۔ حافظ شہباز آپ کا شکریہ۔ امریکی وفد نے شاہی قلعے کے مختلف حصوں کو دیکھا، خوب تعریف کی۔ امریکی وفد نے مغلیہ طرز و تعمیر اور ورثے کے حفاظتی اقدامات کی بھی تعریف کی ہے۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی قونصل جنرل کی قیادت میں 5 رکنی یہ وفد ہے جس نے شاہی قلعہ کا دورہ کیا ہے اور شاہی قلعہ کے مختلف حصے دیکھے۔ اس موقع پر امریکی وفد کی جانب سے مغلیہ طرز تعمیر اور ورثے کی حفاظت پر کیے جانے والے اقدامات کو سراہا گیا ہے۔ انسداد رشوت ستانی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے یو ای ٹی میں واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رضوان، بتائیے گا کیا میسج کنوے کیا گیا اس واک کے ذریعے؟ یو ای ٹی میں بدعنوانی کے خلاف آگاہی فراہم کرنے کے لیے یہاں پہ طلباء اور اساتذہ یہاں پہ آگاہی واک کر رہے ہیں۔ اینٹی کرپشن کے عالمی دن کی مناسبت سے یہاں پہ واک کی جا رہی ہے جس میں اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہے۔ یہاں پہ اساتذہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ واک کے حوالے سے جو ہے وہ جو اینٹی کرپشن کے حوالے سے آپ واک کر رہے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرپشن یا بدعنوانی جو ہے یہ دماغ کی طرح ایک معاشرے کو چاٹ جاتی ہے اور آپ کیا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو بچوں میں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں اس کی اویئرنیس، اس کا شعور، اس کے خلاف ایک جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پچھلے دنوں انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے سیلیبریٹ کیا گیا، اسی کے ریفرنس سے ہم لوگ اور ہمارے ایچ ای سی اس میں بہت زیادہ انوالو ہے۔ تو ہم لوگ یہ ایک واک اور اس کے بعد ایک اسکٹ ہے چھوٹا سا جو ہماری ڈرامیٹک سوسائٹی نے پریپیئر کیا ہے تاکہ بچوں میں ایک شعور آئے، ایک جذبہ آئے کہ یہ کس حد تک تباہ کن ہے اور ہمارے معاشرے کو کس طرح تباہ کر رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر سلیبس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے؟ رضوان نقوی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ پاکستانی ٹرک خوبصورتی اور سجاوٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ ان کی تیاری اور سجاوٹ کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، عثمان علیم بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریپ ڈیزائن، شیشے کا کام اور رنگا رنگ پردے ان ٹرکوں کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔ خوبصورتی کے اعتبار سے ہر شخص کی آنکھوں کو بھانے والے یہ ٹرک بہت سے کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ٹرک کی تیاری میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ڈینٹنگ، پینٹنگ، فکسنگ اور آخر میں سجاوٹ کا مرحلہ آتا ہے۔ کاریگر کیا کہتے ہیں سنتے ہیں۔ بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے اس میں فریم کا کام ہوتا ہے اور باڈی کا کام ہوتا ہے اور کمانیوں کا کام ہوتا ہے اور اس میں رنگ کا کام ہوتا ہے، الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے، ڈینٹر کا کام ہوتا ہے۔ ٹرک مالکان اپنے ٹرکوں کی خوبصورتی کے لیے شوق سے پیسے لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی سواری دوسری سواریوں سے مختلف اور خوبصورت نظر آئے۔ گاڑی کو شوقیہ بنا لیتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اسی گاڑی سے، لیکن اس طرح سجاتے ہیں جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے، خوبصورت لگے گاڑی ہماری۔ مختلف مراحل سے گزرنے اور مہینوں کی انتھک محنت کے بعد ان ٹرکوں کی خوبصورتی دیدنی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی ٹرک اپنی ثقافت اور بناوٹ کی بنیاد پر پہلے نمبر پر جانے جاتے ہیں، جن کے پیچھے چھپے لاکھوں افراد کو اگر یکساں مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ یقیناً پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 40۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایم ڈی ایس این جی پی ایل امجد لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم نہ پوری دکانوں کو بند کرا سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کرائم کی چیزیں کتنی بند ہو گئی، جو مطلب جس بندے نے چیز بنانی ہے، بیچنی ہے اور لینے والے نے خریدنی ہے، وہ تو چلنی چلنی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو پکڑا جاتا ہے ہم اس کو پورے سیزن کے لیے کاٹ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، یہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے
और वो पकड़ा जाता है तो हम उसका कनेक्शन फिर पूरे सीजन के लिए काम करें। अच्छा अमजद साहब, इस वक्त डिमांड और सप्लाई में गैप है। एक कंपेन शुरू की थी गैस बचाने के लिए। क्या जी? हाँ। लोग गीजर कम इस्तेमाल करें जब चलाना हो, पायलट हाँ कपड़ों का कामयाबी हुई है। देखिए मेरी बात सुने, हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, बताना। अब उस पर किसी ने अमल करना है या नहीं करना, ये उसकी अपनी ज़ात है। हमारे पास कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ज़बरदस्ती नाफज करें। मैंने आपको बता दिया कि गीज़र जो है हमारे पास छोटा यूनिट है, टाइमर है, आप लगा लें, आपका बोले, और हम पैसे भी नहीं मांग रहे। हम कहते हैं हम किस्तों में नहीं तो सर कितने कामयाब हो गया, मैं तो वो पूछता हूं। नहीं ज़्यादा हो गए, सौों के हिसाब से लोग हैं। अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों ने नहीं लगवाए टाइमर। अच्छा, इसी तरह से हीटर, मैं बार बार कहता हूं कि हीटर का मतलब है घर की ऑक्सीजन जलाना और CO2 घर के अंदर पैदा करना। इससे बचें, ये आपकी फैमिली के लिए खतरनाक है। और अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी अपनी फैमिली का नुकसान हो जाए। अमजद साहब, आपने सोलर गैस हीटर की कैंपेन चलाई, लोगों ने खरीदे हैं, लेकिन अब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि MD SNGPL अमजद लतीफ़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि आपने मुलाहिजा किया। खुशामदीद। आपको बताएंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाने का मामला है। लाहौर में मौजूद 105 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। FBR तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का मरहलावार विद होल्डिंग ऑडिट करेगा। सोसाइटीज से विद होल्डिंग टैक्स वसूल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। सोसाइटीज विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाती, ऑडिट करवाया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा प्लानिंग रेवेन्यू टारगेट पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। 18 माह में 15 करोड़ के बजाय सिर्फ 8 करोड़ 74 लाख रेवेन्यू जमा किया जा सका है। राव दिलशाद से जानेंगे। राव दिलशाद, बताइएगा। जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के नायब कासिद, ड्राफ्ट्समैन और दीगर लॉ स्टाफ यानी जूनियर क्लर्क्स के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के अख्तियारात इस्तेमाल करने का इंकशाफ सामने आया है। आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जब 10 इंस्पेक्टर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इस नोटिफिकेशन में इंकशाफ हुआ है कि नायब कासिद, जूनियर क्लर्क्स और इसके साथ साथ ड्राफ्ट्समैन जो हैं वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। आपको ये बताएं कि जो बिल्डिंग 9 जोन्स में 10 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया। इनमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान शहबाज को नश्तर जोन में, जबकि मोहम्मद इरफान को समनाबाद जोन में तैनात किया गया। आपको ये बताएं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर अली शाहिद को अल्लामा इकबाल टाउन जोन, तारिक सईद को इसी तरह से अजीज़ भट्टी जोन, जबकि तुराब मलिक को राविज जोन, इसी तरह से दानिश रफ़ीक को गुलबर्ग जोन और अरसलान जमील को शालामार जोन, जबकि मोहम्मद इमरान को। ठीक है राउदर का बहुत शुक्रिया।